दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिकूज लेजीनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ रिकू के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। और लेजीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है आलसीपन। आपने लेजी सुना होगा, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, और ये नाउन है लेजीनेस, मतलब कि आलसीपन। तो क्या मतलब हुआ इसका? रिकूज लेजीनेस मतलब रिकू का आलसीपन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर आप कोई नया स्ट्रक्चर सीखें तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रिकू वॉज आ लेजी रैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाएं। तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सिंपल के वाक्य कहलाते हैं। यदि उसमें वॉज या वर का प्रयोग होगा तो वो सिंपल पास्ट है, और यदि उसमें इज एम आर का प्रयोग होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? रिकू वॉज आ लेजी रैबिट, और लेजी का मतलब होता है आलसी। रिकू एक आलसी रैबिट था, मतलब रिकू एक आलसी खरगोश था। चलिए आगे देखिए। ही नेवर डिड एनी वर्क। क्या मतलब हुआ? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आपको वहाँ पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो क्या मतलब हुआ? ही मतलब वह या उसने। ही नेवर डिड, उसने कभी नहीं किया। एनी वर्क, कोई भी काम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही नेवर डिड एनी वर्क, उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। चलिए आगे देखिए। ही वॉक्ड एंड होप्ड स्लोली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वॉक का मतलब होता है चलना, और हॉप का मतलब होता है फुदकना। और ये दोनों यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉक्ड मतलब वो चलता था, एंड हॉप्ड और उछल और फुदकता था स्लोली। स्लोली मतलब धीरे। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्लोली। ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की मतलब कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के शब्द जो कि एल वाई पे ख़त्म होंगे वो एडवर्ब कहलाते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एडवर्ब का काम होता है कि वो वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है चलने की और फुदकने की, उसके लिए उसके लिए एडवर्ब का प्रयोग किया गया। स्लोली मतलब धीरे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉक्ड एंड हॉप्ड स्लोली। मतलब वह चलता था और फुदकता था, मतलब वो धीरे चलता था और धीरे फुदकता था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेजी। क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलवेज लेट मतलब वह हमेशा लेट होता था। लेट का मतलब होता है विलंब से होना या फिर देरी से होना, मतलब वह हमेशा देरी से होता था, विलंब से होता था। एवरीवेयर हर जगह, मतलब हर जगह देरी से होता था। बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेजी, क्योंकि क्या था वो? ही वॉज स्लो, वह धीमा था, एंड लेजी और आलसी था। चलिए आगे देखिए। हिज
पेरेंट्स यूज्ड टू वॉर्न हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। और यूज्ड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब आप किसी भी वाक्य में कोई भी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं, मतलब कि निरंतरता दिखाना चाहते हैं, या फिर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था या उसकी आदत थी, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना। हिज पेरेंट्स यूज टू वॉर्न हिम, उसके माता पिता उसे चेतावनी दिया करते थे या चेताया करते थे। वॉर्न का मतलब होता है किसी को कोई चेतावनी देना, चेताना किसी को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके माँ बाप, मतलब पेरेंट्स मतलब माँ बाप, उसके माता पिता उसे चेतावनी दिया करते थे। सन, बेटा, प्लीज लीव दिस बैड हैबिट। और दोस्तों लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो क्या मतलब हुआ, सन बेटा प्लीज लीव दिस बैड हैबिट, बेटा कृपया इस बुरी आदत को छोड़ दो। ऑफ लेजीनेस, और वो कौन सी आदत है, ऑफ लेजीनेस मतलब आलसीपन की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो उसके माता पिता थे वो उसको चेतावनी देते थे, सन प्लीज लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस, मतलब बेटा आप ये जो बुरी आदत है आलसीपन की, इसे छोड़ दो। दिस कैन मेक यू सफ़र। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, SUFFER। सफ़र का मतलब होता है किसी परेशानी का सामना करना या कोई भी संकट उठाना, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी को झेलना, उसे सफ़र कहा जाता। तो क्या मतलब हुआ, दिस कैन मेक यू सफ़र, मतलब ये आपको परेशानी झेलवा सकता है, मतलब ये आपको मतलब परेशान कर सकता है, या इसको कह सकते हैं कि ये इससे जो है आपको मुसीबत उठानी पड़ सकती है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद पहले आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, और डिड नॉट के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो क्या मतलब हुआ, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। बट लेकिन रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस, लेकिन जो रिकू था वो उनकी सलाह पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, रिकू वॉज लाइंग अंडर आ शेडी ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया निरंतर चल रही थी या पास्ट में कोई काम हो रहा था, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और लाई का मतलब होता है पड़ा होना, लेटा होना। तो और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही वाक्य है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे यहाँ सिंगुलर है रिकू, तो उसके साथ वॉज का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, और वन डे, एक दिन, रिकू वॉज लाइंग, रिकू पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, अंडर आ शेडी ट्री, अंडर मतलब नीचे, और शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन रिकू एक छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। चलिए आगे देखिए। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय। क्या मतलब हुआ, सम ऑफ द रैबिट्स मतलब कुछ खरगोश वर प्लेइंग नियर बाय मतलब पास में या कह सकते हैं नज़दीक में खेल रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा अगला वाक्य आपने देखा वर प्लेइंग, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या वर। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो आपको वर का प्रयोग करना होता है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है रैबिट्स, ये प्लूरल नाउन है क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक नाउन जो है वो एक से अधिक है, मतलब एक से अधिक लोग सब्जेक्ट के रूप में शामिल हैं, तो यहाँ पर इसलिए वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग करना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय मतलब कुछ खरगोश नज़दीक में खेल रहे थे। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। अनादर रैबिट नेम्ड टीकू, नेम का मतलब होता है दोस्तों किसी का नाम पुकारना या नाम लेना। मतलब कि तभी अनादर रैबिट दूसरे खरगोश ने नेम्ड टीकू मतलब टीकू का नाम लिया, टीकू का नाम लिया। केम रनिंग मतलब दौड़ता हुआ आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, मतलब टीकू का नाम लिया और दौड़ता हुआ आया। एंड सेड और कहा, फ्रेंड्स मतलब कि दोस्तों,
रन अवे, रन अवे का मतलब होता है दूर भागना। तो उसने क्या कहा कि वो आया और उसने क्या बोला कि दोस्तों रन अवे, भागो, द वॉल्फ इज कमिंग हेयर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है द वॉल्फ इज कमिंग हेयर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको इज एम आर का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, द वॉल्फ इज कमिंग हेयर, हेयर मतलब यहाँ, मतलब कि यहाँ भेड़िया आ रहा है। चलिए आगे देखिए, ही विल ईट ऑल ऑफ अस। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, और फ्यूचर इंडेफिनेट में जब आप कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आपको विल का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही विल ईट ऑल ऑफ अस, वह हम सबको खा जाएगा। चलिए आगे देखिए, हियरिंग दिस, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है। हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, रैन अवे मतलब दूर भाग गए। तो क्या मतलब हुआ, हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, सारे जो खरगोश थे वो दूर भाग गए। आगे देखिए, बट लेकिन Riku did not get up because of his laziness, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का ही नेगेटिव वाक्य है, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और आप इसे नोट कर सकते हैं। गेट अप का मतलब होता है उठना। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन रिकू डिड नॉट गेट अप, लेकिन रिकू नहीं उठा, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, अपने आलसपन की वजह से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बट रिकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, लेकिन रिकू नहीं उठा अपने आलसपन की वजह से। चलिए आगे देखिए, ही थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। तो उसने ही थॉट मतलब उसने सोचा, द वॉल्फ इज फार अवे। दोस्तों फार अवे का मतलब होता है दूर, फार मतलब दूर, फार अवे मतलब दूर। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, उसने सोचा द वॉल्फ इज फार अवे, कि जो भेड़िया है वो दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, लिटिल मोर को भी आप नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है थोड़ा और। तो क्या मतलब हुआ, आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, उसने क्या सोचा कि द वॉल्फ इज फार अवे मतलब जो भेड़िया है वो दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर मतलब मैं थोड़ी देर और सो सकता हूँ। चलिए आगे देखिए, सोन मतलब कि जल्दी ही, द वॉल्फ केम देयर, और ये सेकंड फॉर्म है कम की, मतलब जल्दी ही द वॉल्फ केम देयर, भेड़िया वहां पर आ गया। रिकू कुड नॉट रन अवे। दोस्तों कुड नॉट का प्रयोग जब किया जाता है जब आप पास्ट के अंदर किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी दर्शाना चाहते हैं, या फिर वाक्य में आप ये दिखाना चाहते हैं कि सका सकी सके, पाया पाई पाए, इस तरह का कोई भी अगर उसकी वाक्य की टेल पर आता है तो आपको कुड का प्रयोग करना होता है, और वो यदि नेगेटिव हो तो उसके साथ नॉट का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। रिकू कुड नॉट रन अवे, रिकू नहीं दौड़ सका। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जल्दी ही जो भेड़िया था वो वहां पर आ गया। रिकू कुड नॉट रन अवे, रिकू नहीं दौड़ सका, मतलब रिकू वहां से दौड़ नहीं पाया। द वॉल्फ पाउंस्ड एंड किल्ड हिम। दोस्तों पाउंस का मतलब होता है किसी पर झपटना, किसी पर उछलना या किसी पर झपटना। जो वॉल्फ था, भेड़िया था, पाउंस्ड वो मतलब कि उछला, एंड किल्ड हिम और उसने उसे मार दिया। चलिए आगे देखिए, 10 इस प्रकार रिकू लॉस्ट हिज लाइफ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये लूज की सेकंड फॉर्म में लॉस्ट, इसका मतलब होता है खोना या फिर गंवा देना। तो क्या मतलब हुआ, 10 मतलब इस प्रकार रिकू लॉस्ट हिज लाइफ, रिकू ने अपना जीवन को गंवा दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, सिर्फ अपने आलसपन की वजह से। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी है ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन यदि इसका हम संदेश देखें और इस कहानी का मॉरल देखें तो काफ़ी बड़ा है। जैसा हमने देखा कि जो व्यक्ति, जो रिकू नाम का जो खरगोश था, जो कि एक बहुत आलसी था, उसके माँ बाप उसे समझाते थे कि आप आलस को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता था, जिसकी वजह से उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तो हमें इस चीज़ की, या हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए,
और हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की, हर तरह के स्ट्रक्चर को बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।